क्लास 11 चैप्टर 7। इस चैप्टर में हम बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा अगला पॉइंट है इटली में विश्वविद्यालय और मानवतावाद। ध्यान से आप समझेंगे कि यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। पूरे यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र थे। विधि शास्त्र मतलब नियम और कानून जहां पढ़ाया जाता था, ठीक है, एक तरह से कहो लॉ विश्वविद्यालय। और इसका कारण यह था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप जो व्यापार और वाणिज्य थी, ठीक है, जो व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसीलिए वकीलों और नोटरी यह सॉलिसिटर और अभिलेखापाल दोनों का कार्य करते थे। समझिए व्यापार के कारण कितनी बड़ी बदलाव हो रही है। यही व्यापार है जो ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है, और यही व्यापार है जो एक विश्वविद्यालय को स्थापना करने में मदद प्रदान कर रहा है। और यही वह मानव है जो अपने ज्ञान और विचार को लगातार बदल रहा है, संघर्ष करते हुए बदल रहा है। ध्यान से, ठीक है। तो क्योंकि वे नियमों को लिखते और उनकी व्यापार और उनकी व्याख्या करते और समझाते, ये दोनों चीजें और तीनों चीजें साथ साथ चलती थी। कभी कभी वाद विवाद हो जाता था तो उनके लिए वकील की मदद लेनी पड़ती थी, और इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। और यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक बहुत ही लोकप्रिय विषय बन गया। आज भी देखिए हमारे अदालत इसी पर टिका हुआ है। हमारे गांव समाज में अगर कुछ विवाद हुआ तो सीधे वकील को पकड़ो, अदालत जाओ, अदालत जाओ, वकील को पकड़ो। ये धारणाएं प्रचलित है। लेकिन कानून के यह अध्ययन में एक बड़ा बदलाव आया कि रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। उसको फ्रांचेस्का पेट्रॉक इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रॉक के लिए एक पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। क्रियाकलाप 1 में आपको देखना है, समझना है कि इटली के मानचित्र में वेनिस को ढूंढिए और पृष्ठ 154 पर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आप नगर का वर्णन कैसे करेंगे? यह शहर किसी कैथेड्रल नगर से कैसे भिन्न है? इस शिक्षा कार्यक्रम में यह भी अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है, और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते, मतलब धार्मिक शिक्षा से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का नाम दिया। मतलब समझे कि जो आपको धर्म सिखा रहा है, चाहे जो धार्मिक क्रियाकलाप आप कर रहे हो या धार्मिक कर्मकांड कर रहे हो, केवल वही आपका ज्ञान नहीं है। ज्ञान उससे भी और आगे बढ़ करके है, और ज्ञान को प्राप्त करने की कोई सीमा ही नहीं है। ज्ञान को समझना इतना कठिन है जैसे समुद्र के पानी को मापना, जैसे आकाश में तारे को गिनना। लेकिन चूंकि इस अथाह रूपी ज्ञान के संसार में या ब्रह्मांड में हम होमो सैपियंस के होते हुए जहां तक हमारी आवश्यकता हो उसका उपयोग सही संदर्भ में करें, तो एक ज्ञान हम सीमित रूप में देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था। ध्यान से देखेंगे कि मानवतावादी शब्द, ह्यूमैनिटी वर्ड, जो मानवतावादी शब्द मानव को सही रास्ते पर चलने के लिए जो सिद्धांत है, जो तत्व है, वही मानवतावादी कहलाता है। अब कैसे टीचर्स पर होता था प्रयुक्त? कहता है वैसे शिक्षक जो व्याकरण को जानता हो, जो अलंकार शास्त्र को जानता हो, जो कविता को जानते हो,
जो इतिहास और नीति दर्शन के विषय को पढ़ाते हों। यही अध्यापक मानवतावादी कहलाते थे। लातिनी शब्द हुमेनिटास, जिसे हम हुमेनिटीज कहते हैं, ठीक है, उससे बना है। अब हुमेनिटास जो है ह्यूमैनिटीज से बना है और यही प्रक्रिया है मानवतावाद हिंदी रूपांतरण। निबंधकार सिसरो, जिसका कालखंड है, पीरियड है 106 से 143 ईस्वी पूर्व, 143 ईसा पूर्व। अब ध्यान रखेंगे कि निबंधकार है ये ऐसे राइटर है, और उन्होंने उस वक्त कितनी मेहनत किया होगा, कितना दिमाग लगाया होगा, ठीक है। उसने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, ये जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। ये विषय धार्मिक नहीं थे, बल्कि वह उस कौशल पर जोर देते थे, उस कह सकते हैं आप क्षमता के निर्माण पर बल देते थे, जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। मतलब हम आपस में बैठ करके किसी सार्थक मुद्दे पर चर्चा करके उसकी कमियों और अच्छाई के बारे में जब निकालते हैं, तो यही प्रक्रिया एक नए ज्ञान को बल देता है। फ्लोरेंस के मानवतावादी जोवाने पिको देल्ला मिरांडोला ने ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन नामक पुस्तक में वाद विवाद के महत्व पर लिखा है। क्या लिखा है? प्लेटो और अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे, लगातार मेहनत करते थे, बिना किसी को बोले। और उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। यह उसी तरह से है जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए आप व्यायाम करते हो। दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए आपके पास शब्दों का दंगल चाहिए, शब्दों की डिक्शनरी चाहिए, ठीक है। और इससे दिमागी ताकत बढ़ने के साथ साथ आपके ओजस्व में वृद्धि होगी, आपके यश और सम्मान में वृद्धि होगी। इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय जो फ्लोरेंस भी था, जो पेट्रॉक का स्थायी नगर निवास था, उसका भी ध्यान आकर्षित हो गया। इस तरह आप पाएंगे कि नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, परंतु 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से अब बनने लगी। मतलब अब नगर की शोभा बिल्कुल किसी राजा, किसी सामंत के मार्फत नहीं होने लगा, बल्कि उसका नागरिक जितना उन्नत होगा, उसके नागरिक जितना ऊंचे विचार वाले होंगे, उसके नागरिक जितना विकासशील विचार वाले होंगे, वह नित्य नए नए विचारों को अपनाता हो और नई नई चीज़ों का आविष्कार करता हो, ठीक है, उससे उसकी पहचान बनने लगी। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था। इनमें से एक व्यक्ति थे दांते अलिगहियरी, 1265 ईस्वी से 1321 ईस्वी के बीच इसका कालखंड है, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे। जरा ध्यान दीजिएगा कि दांते वह व्यक्ति था जिनका किसी भी धर्म से नाता नहीं था, ना उन्होंने रखा। उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। दूसरा व्यक्ति था जो कलाकार था, वह जोटो, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र बनाए। ये जो रूप चित्र देखते हो, दरअसल जोटो का ही परिणाम था। उनके बनाए गए रूप चित्र के पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाने लगा, मतलब महान पुनर्जागरण केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। लोग धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगे और वह कलात्मक कृतियों के ज्ञान का सृजन केंद्र बन गया। रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो। मसलन
मुझे खेलने की भी रुचि है, मुझे पढ़ने की भी रुचि है, मुझे संगीत में भी रुचि है, मुझे युद्ध करने में भी रुचि है, यानी युद्ध रण कौशल के ज्ञान को सीखने में भी रुचि है, मुझे एडवेंचर्स वर्क करने में रुचि है, मुझे पेंटिंग करने में है, मुझे गाने में भी रुचि है। ठीक है, इस प्रकार की जो अनेक रुचियां आप आज जो देख रहे हो, दरअसल ये इसी का देन है, इसी इटली का देन है, इसी मानवतावाद की देन है, जहां यूरोप में सबसे पहले पनपा। पुनर्जागरण काल में अनेक ऐसे महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे और कई प्रकार के विद्या और कौशल में महान थे। ठीक है, उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति वह विद्वान हो सकता है, कूटनीतिज्ञ हो सकता है, धर्म शास्त्रज्ञ हो सकता है और कलाकार हो सकता है। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण, आप इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण जरा देख लीजिए क्या है। कहता है मानवतावादी समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हो गया। ये एक मान्यता हो गया था, एक ट्रेंड बन गया था लोगों के बीच में। लेकिन मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। सोचिए, अंधकार युग से निकलकर वह एक प्रकाशमय युग की तरफ जी रहे हैं या और जा रहे हैं। मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग हम रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समय अवधि के लिए करते हैं। ठीक है, किया गया। उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों के सोच को इस तरह जकड़ कर रखा था कि यूनान और रोम वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। और यही बातें मैं आपको बार बार क्लास में कह रहा हूँ। चाहे कोई भी धर्म हो, आप धर्मांध ना बने। चाहे कोई भी धर्म हो, वह आपको सदगति पर चलने के लिए रास्ता बतलाता है, बट उसके अंदर कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो कर्मकांड में आपको उलझाकर आपके तन और मन को दोनों दूषित कर डालता है। और इसी दूषित जाल में आप जीवन भर उलझे रहते हो। ना आप तर्क से किसी चीज के बारे में सोच पाते हैं, ना ही आप विकास कर पाते हो। दूसरों की गुलामी का सदा आप दंभ भरते हो, अपनी शान समझते हो। तो इस चीज को त्यागो। आज भी हमारे धर्मों में इस चीज की भारी कमी है। मोस्टली हमारा हिंदू धर्म तो इससे एक सोशल एटम बम की तरह जकड़ा हुआ है, 4 वर्ण से। इस बंधन को खत्म करना चाहिए और खत्म करना ही होगा। हम एक मानव जाति से हैं, हम एक मनुष्यता से हैं, न कि दानव जाति से हैं और धनुष्यता से हैं। इस दंश को दूर करने के लिए हर उस नागरिक को आगे आना होगा जिसके अंदर एक मानवता का स्वाभिमान पैदा हो, एक नई सोच और विचार को ढालता हो। यही काम पहले देखिए रोम में जब जकड़ा हुआ था, ये चर्च के अधीन में जकड़ा हुआ था, जब पादरी और पोप को इस ज्ञान का एहसास नहीं था कि सूर्य केंद्र है इस सौरमंडल का या पृथ्वी केंद्र है। लेकिन वह क्या कह दिया कि सूर्य ही पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जबकि यह सर्वथा गलत था। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। क्योंकि पोप अपने आप में धर्माधिकारी समझते थे, बहुत बड़ा धर्माधिकारी थे, और उनकी अगर एक बात को किसी ने अगर कह दिया उसके खिलाफ तो उनकी मौत सूली पर लटका करके दी जाती थी। यानी मौत ही मौत था उसके सामने। फिर भी चर्च के भिक्षुओं ने, वो भिक्षु चर्च के अंडर में काम नहीं करते थे, चर्च के अंडर में पोप, पादरी ये सभी काम करते थे, बिशप थे। कुछ लोग थे जो भिक्षु थे, जो इन चीजों से बाहर थे, और उन्होंने इस चीज को समझाया कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इस सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। मैंने क्लियर कर दिया पिछले वीडियो का आंसर।
तो इस तरह से यहाँ पर आधुनिक विचारों का एक नई प्रवाह आप देख रहे हो कि अभी विकसित रूप ले रहा है, और पुराने विचारों के ख्यालात के बीच यानी संक्रमण काल जिसे ही हम कहते हैं, जहाँ पर पुराने विचारों को त्यागने के लिए एक संघर्ष करना पड़ रहा है उन लोगों को जो नए विचारों की तरफ, समाज को प्रकाशमय बनाने की तरफ लगा हुआ है। इनको इनके अपने जीवन से भी डर है, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन से हाथ भी धो दिया इन्हीं कूपमंडूप धर्माधिकारी के चलते, इन्हीं कूपमंडूप संकुचित प्रवृत्ति लोगों के चलते। लेकिन एक की मौत हो जाने के बाद विचारों का अंत नहीं होता है। विचार एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप विचारों का मर्डर कभी कर ही नहीं पाएंगे। आप भौतिक वस्तु के रूप में मेरे जो शरीर हैं उसकी आप मर्डर कर डालोगे, लेकिन इस दुनिया पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे जैसे विचार रखने वाले हैं, रखते हैं और उसका प्रचार करते हैं। ठीक यही काम उस वक्त भी हुआ था, लेकिन इन लोगों ने एक नए विचार को लाने में कभी हिचका नहीं। समाज में पर्चे बांट बांट करके लोगों को यह बतलाया कि पोप गलत बता रहा है। तर्क लगाकर सोचो और उसके बाद आप डिसीजन लो। हम आगे पढ़ाएंगे। मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा जो प्रयुक्त कालक्रम है इसको जरा देख लीजिए। 5वीं से 14वीं शताब्दी ये पीरियड मध्य युग के नाम से इतिहास में माना गया। ये हम नहीं मान रहे हैं, इतिहासकारों के द्वारा। 5वीं से 9वीं शताब्दी ये अंधकार युग के नाम से कहा गया या जाना गया। 9वीं से 11वीं शताब्दी ये आरंभिक मध्य युग है। मतलब यह एक ऐसा मध्य युग है जहाँ पर नए विचारों की एक शुरुआती कदम हो रही है, यह रख रहे हैं। 11वीं से 14वीं शताब्दी उत्तर मध्य युग है, और 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी ये बिल्कुल ही आधुनिक युग की तरफ है। समझे? तो वो जो संक्रमण पीरियड है एक अच्छे विचार का, वह आरंभिक और उत्तर मध्य युग जो है यही यह संक्रमण काल है। क्योंकि अंधकार युग आप देख रहे हो 5वीं से 9वीं शताब्दी, यानी यहां अगर आपने पोप के खिलाफ बोला तो आपकी मौत पक्की है। अगर आपने सही बात को समाज में प्रचार करने का प्रयास किया तो आपकी मौत पक्की है। आपको पोप से आगे के ज्ञान को नहीं बखारना है, भले ही आपका ज्ञान पोप के ज्ञान से बिरहत हो, आप ज़्यादा जानते हो पोप से, लेकिन क्या है, क्योंकि आपको अपनी हैसियत और औकात में रहना चाहिए। तो ये आज भी हमारे समाजों में इस तरह की घटनाएं घट रही है जो नितांत गलत है, बहुत ही गलत है। जब हम देख रहे हैं कि एक ऐसे शताब्दी में जो पीछे के कई साल पीछे है उसकी घटना में देखने के पुनर्जागरण के तहत आज पूरा यूरोप लगभग विकसित देश के रूप में है। तो फिर हम क्यों पीछे रहें? सवाल मैं आपके मन में छोड़ रहा हूं और इसको सुधारिए आप लोग। आज के बच्चे कल के भविष्य होते हैं। हाल में अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर सवाल उठाया है, और इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए वैसे वैसे विद्वानों ने भी शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि अथवा यह समृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी दुविधा बतलाई। ठीक है, किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उन्हें अनुचित लगा। जैसे हम पार्टिकुलर कैसे कह देंगे कि वह अंधकार युग था? उनको चाहिए आज के जैसा प्रूफ। तो आज के जैसा प्रूफ हम कैसे कहेंगे? आने वाली जब पीढ़ी, ये सभ्यता जब विनष्ट हो जाएगी तो वे कैसे कह पाएंगे? तो उनके पास साहित्यिक स्रोत मान लिया जाए सड़ गया, पच गया, गल गया, लेकिन जो अभिलेख है वह तो बतलाएगा। तो चलिए, यह एक वाद और विवाद का विषय है, समालोचनात्मक का विषय है। हम आगे देखते हैं कि पॉइंट अगला है विज्ञान और दर्शन। दरअसल यह अरबियों का योगदान है। यहाँ पर अरबियों का योगदान किस लिए लिखा गया है? ऐसा नहीं कि अरब के लोगों ने इसका इजाद किया विज्ञान और दर्शन को, ये ध्यान देंगे, ये गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे समझने में। समझिए क्या है। पूरे मध्यकाल में
मिडाइवल पीरियड में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान, ठीक है, यूनानी और रोमन विद्वानों की बहुत सारे कृतियों से परिचित थे, और यानी उसके परिचय से वह जो लिखा था बुक वगैरह उनसे भली भांति जानते थे। पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। देखिए, अगर आप किताब को खोलोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, बक्से में बंद कर दोगे तो बक्सा भी खुश कि मेरे पास बंद है, कोई चीज़ है तो रखी हुई है, बक्सा अपने आप में उसके मायने खुश हो रहे हैं। लेकिन आपकी बुद्धि सीमित, बक्से ने सीमित कर रखा है क्या? आपने खुद को सीमित कर रखा है। तो यही काम उस वक्त ईसाई गिरजाघर और मठ के विद्वान लोग जो परिचित थे। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तो के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इनके पास थोड़ी जब खोपड़ी आई, ठीक है, इनका ब्रेन थोड़ा काम करने लगा, मोशन सेंस में काम करने लगा, और इनको लगा कि अब बैठे बैठे बहुत ज़्यादा धर्म के खिलाफ, धर्म के प्रति कितना बयान बखान किया जाए, कितनी रचना की जाए, ठीक है, और कितनी गलत बातों को समाज में प्रचारित किया जाए, और कितना अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए काम किया जाए। ये सब कोरी और कल्पना और एक बेकार की चीज़ें इनको लगने लगी। क्यों लगने लगी? क्योंकि यह समय की गतिशीलता को पहचान रहे थे। जो व्यक्ति, जो धर्म, जो समाज समय की गतिशीलता को नहीं पहचाने, वह सदा सदा के लिए पिछड़ा ही रह जाता है, ठीक है। तो इस संदर्भ में देखिए, पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं, बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, क्योंकि अरबी लोगों ने उन पुस्तकों का अनुवाद किया था और यूरोप तक लाया था, जिन्होंने अतीत के पांडुलिपियों का संरक्षण किया और सावधानीपूर्वक उसका अनुवाद किया। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटल, अरस्तु नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने, जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवाद का अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, सीख रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रचार प्रसार के लिए अनुवाद करा रहे थे। यानी अनुवाद की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही थी, ठीक है। और ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित था। टोलेमी का अलमजेस्ट एक पुस्तक है, खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ है ये। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ये सारी चीज़ों को आपको याद रख लेने हैं, जो 140 ईस्वी के पूर्व में यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में अनुवाद भी हुआ। तो अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रह रहे संबंधों को बतलाता है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि मुसलमान लेखक, जिन्हें इटालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, वे अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, लातिनी में एविसीना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी रेजस सम्मिलित थे। इन व्यक्तियों के नामों की यूरोपीय बर्तनी ने बाद की पीढ़ियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे यूरोपीय थे, ठीक है। तो स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रशीद रुशद, लाटिनी में अविरोज ने दार्शनिक ज्ञान, फलासुफ जिसे हम लोग कहते हैं, और धार्मिक विश्वासों के बीच चल रहे तनाव को इन्होंने सुलझाने में थोड़ा बहुत ध्यान दिया और उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। इस काल के विद्यालय लड़कों के लिए ही थे, सो ध्यान दीजिएगा, इस काल के विद्यालय लड़कों के लिए ही थे, लड़कियों के लिए नहीं थे। क्लियर है? मानवतावादी अपनी बात लोगों को तरह तरह से पहुंचाने लगे थे, ठीक है, तरह तरह से पहुंचाने लगे। और यद्यपि विश्वविद्यालय में पाठ्यचर्या पर जब भी चर्चा होती थी, पाठ्य पुस्तक पर या किसी भी विषय पर, तो वह कानून होता था, आयुर्विज्ञान, धर्मशास्त्र का बिल्कुल दबदबा रहता था। देखिए, यही कानून आज के डेट में कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। यही आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र तो ऐसा दबदबा बना लिया है आज के डेट में कि कुछ धर्म ऐसे हैं जो बिल्कुल इस धर्मशास्त्र रूपी हथियार का उपयोग मानवों को विनाश करने के लिए कर रहे हैं। अब किस संदर्भ में कर रहे हैं तो जरा समझिए, आपके ज्ञान को दबाने में, आपको तर्कशील बनने से रोक रहा है। इस सेंस में यह विनाशकारी साबित हो जा रहा है। हमें विनाशकारी की तरफ नहीं जाना है, हमें
मेकिंग मैन की तरफ जाना है। ठीक है, हमें एक नए थॉट्स को लाने की तरफ जाना है, हमें पुनर्जागरण की तरफ जाना है। कलाकार और यथार्थवाद उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा प्रदान करना या लेना ही नहीं था। उन्होंने कला को भी अपने संरक्षण में आगे बढ़ाया, वास्तुकला को बढ़ाया और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए किस प्रकार एक हैंड्स का फिगर बना हुआ है, प्रार्थनारत एक हाथ है, ड्यूरर का तुलिका चित्र है। कला प्रकृति में रची बसी होती है। कहाँ? तो प्रकृति में। जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसको प्राप्त कर लेता है। ध्यान दीजिए कि कला प्रकृति में रची बसी होती है और जो इसके सार को पकड़ लेता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके लिए तन और मन की जरूरत है। तन और मन की जरूरत है, मतलब अपने बुद्धि और विवेक के इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा सिखा सकते हैं या दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति उतनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र बनेगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक कि उसने अपने मन को जीवन की प्रतिछवि से न भर लिया हो, यानी बड़ी ही गहराई और तन्मयता से खोते हुए उसमें डूब न जाए। जिस वक्त उसके अंतरात्मा में कला की प्रतिकृति जाग जाएगी वह एक खूबसूरत कला का निर्माण करेगा। ड्यूरर द्वारा बनाया गया यह रेखा चित्र 16वीं शताब्दी की एक इटालवी संस्कृति का आभास कराता है, जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे परंतु उन्हें मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था। क्या भरोसा था? कि वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। वह बहुत अधिक तन्मयता से उस चीज को प्राप्त कर लेता है जो उसके दिलों और दिमाग में दिखता है और टू कॉपी एकदम सेम टू सेम उसी तरह बनाने लगता है और दुनिया और ब्रह्मांड के रहस्यों को भी सुलझा लेता है। देखिए इस कला को देखिए कितनी बारीकी से बनाया गया होगा। क्या किस तरह के भाव इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं। कपड़ों का, हाथ पांव की जो भंगिमा है, चेहरे की जो भाव भंगिमा है, उस चीज को देखिए किस तरह से इन्होंने बिल्कुल ही सटीकता के साथ चित्र को बना डाला। ये अद्वितीय कला का नमूना है, ये साधारण कला का नमूना नहीं है। ये दी पाइटा चित्र है। माइकल एंजेलो ने मेरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया गया है। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितना कि अतीत में प्राचीन ग्रंथों को खोजा गया। ठीक है, ये कला के लिए रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगरों के खंडहरों में बहुत सारे कलात्मक वस्तुएं मिली और अनेक शताब्दियों से पहले बने आदमी और औरतों की एक संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को बिल्कुल जीवंत रखने के लिए इटालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, वस्तुओं पर जो चित्र बनाता हो या कला बनाता हो, कलाकारी करता हो, उसे वास्तुविद कहते हैं, वास्तुकला कहते हैं। 1416 ईस्वी में दोनातोलो ने सजीव मूर्तियां बनाकर उस नई परंपरा कायम की। सजीव मूर्तियां कहने का मतलब आप जिस रूप में हो उस रूप में आपकी फोटो बना डालेगा, आपके स्टैच्यू बना डालेंगे। अगर आपके गाल में एक दाग हो तो वह दाग वहां डालेगा, अगर आपका गाल का एक हिस्सा धंसा हुआ हो तो वह उस धंसे हुए हिस्से को सेम बना डालेगा। आप किस रूप में क्या सोच रहे हो, ठीक है, आप कलाकार के सामने खड़े हो जाना और बनाने के लिए कहना तो आपको उसी तरह की स्टैच्यू बना कर देगा। यही प्रक्रिया जीवंत कहलाती है। मतलब एक ऐसा स्टैच्यू, आपके हाव भाव स्वभाव सारा चीज दिखेगा बट उसमें जान नहीं रहेगा।
छूने से आपको हार्ड लगेगा, वस्तु लगेगा। आप अपने भी शरीर को टच करेंगे तो यह भी आपको हार्ड लगेगा। आपके शरीर में जो हार्डनेस है उसमें सॉफ्टनेस भी है, बट उस स्टैच्यू में आपको केवल हार्डनेस ही मिलेगा, और वह हार्डनेस आपके दिलो दिमाग में सॉफ्टनेस का एहसास दिलाएगा। यही है कि हार्ड फैक्ट्स और सॉफ्ट फैक्ट्स के बीच में एक अनएंडिंग डायलॉग चलते रहता है, और यही प्रक्रिया इतिहास कहलाती है। तो इतिहास आप सबों का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इवन इस दुनिया में जितने जीवित लोग हैं और बड़े बड़े जो काम कर रहे हैं, इतिहास के साथ कर रहे हैं। समझिए, कलाकारों द्वारा हूबहू अमूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिक के कार्यों से और सहायता मिली। नर कंकाल का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशाला में गए, और जो मर जाते थे उनके उस मुर्दे पर वे लोग चीर फाड़ करते थे और देखते थे कि कौन सा अंग कहाँ है। बेल्जियम मूल के एंड्रियस वेसेलियस, जो 1514 ईस्वी से 64 ईस्वी तक कालखंड है, पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर को चीर फाड़ किया, ठीक है, डिससेक्शन किया। तो मरे हुए व्यक्तियों का किया इन्होंने, जिंदा व्यक्तियों का नहीं किया, और बड़े ही काम की चीज थी, इसलिए किया जिसके कारण आज चिकित्सा जगत एक गॉड के रूप में जाना जाता है। और इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं, वह प्रारंभ हुआ। देखिए, यह एक स्वनिर्मित रूप चित्र है, लियोनार्डो दा विंची का है। उन्होंने अपने ही फिगर को बना डाला है। जिनकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान में शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी, उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रों की रचना की। लियोनार्डो दा विंची की रचना है मोनालिसा और द लास्ट सपर, याद रखेंगे। उनका यह स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सकें। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे कि कैसे पक्षियां उड़ते हैं और उड़ती हैं, और उन्होंने एक उड़न मशीन का प्रतिरूप बनाया, फ्लाइंग मशीन, और उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा। आज आप जो देखते हो फ्लाइंग मशीन, दरअसल यह सोच उस जमाने से था। चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने एक यथार्थ चित्र को बनाने की कोशिश की, और उन्हें अब यह मालूम हो गया कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार अपने पर्सपेक्टिव को, परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है। जब रेखा गणित आ गया तो चित्रकारों को और भी आसान हो गया चित्र बनाने में, तथा प्रकाश के बदलते गुणों का वे अध्ययन करने लगे कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब सूर्य उगता है तो उस वक्त कैसा होता है, फिर बीच में कैसा होता है, बीच दिन में, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो दोपहर में। ये सारी चीजें थी जो हमें सिखा रहा था, नित्य नई चीज ज्ञान को बढ़ा रहा था। तेल के माध्यम से, फिर लेप चित्र के लिए तेल के माध्यम से एक माध्यम के रूप में उन्होंने प्रयोग किया और रंगीन और चटक बनाया। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव भी दिखाई देने लगा, जो मंगोल से मिलता था। इस तरह से शरीर विज्ञान, रेखा गणित और भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इटालवी कला को एक नया रूप प्रदान किया, जिसे बाद में हम यथार्थवाद कहा जाने लगा। और यही यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, और भी बच्चों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें।